नमस्कार। हेलो हल्द्वानी उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के सामुदायिक रेडियो में आप सबका स्वागत है। मैं डॉक्टर प्रिया महाजन और मेरे साथ है मिस्टर सोमेश पाठक, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड कॉमर्स से। आज हम लोग आपके साथ डिजिटल पेमेंट टेक्नोलॉजीज के बारे में बात करेंगे और साथ में ही कुछ साइबर सिक्योरिटी के बारे में भी जानकारी देंगे कि कैसे आजकल जो साइबर क्राइम्स हो रहे हैं, साइबर क्राइम्स के जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं, कितने आप लोग रोज न्यूज में, न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं इन इंसिडेंट्स के बारे में। कैसे हम लोग जो है अपने आप को इनसे सेव कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं डिजिटल पेमेंट्स के बारे में। डिजिटल पेमेंट्स क्या होती है? डिजिटल पेमेंट्स होती है जो आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस या मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस करते हैं, आप पेमेंट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक मोड से, जो आप करते हैं उसको कहते हैं डिजिटल पेमेंट्स। इसमें आप मोबाइल के थ्रू, लैपटॉप के थ्रू, अपने कंप्यूटर के थ्रू जो ट्रांजैक्शंस होती है विदाउट यूजिंग कैश और चेक, काफी इजी होते हैं। कई आप घर बैठे ये ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, या फिर आप अगर किसी शॉप में जाते हैं, किसी मॉल में जाते हैं, तो आपको कैश कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, वॉलेट कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। आप इलेक्ट्रॉनिकली अपने मोबाइल से उसी समय जो है वो पेमेंट कर सकते हैं। इसमें रिस्क भी कम होता है क्योंकि ये सिक्योरिटी एम्बेडेड होते हैं, और जो भी ट्रांजैक्शन होती है उसका जो मैसेज होता है आपको मैसेज के द्वारा आपके जो फ़ोन है उसमें रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो जो पेमेंट कर रहा है और जिसको पेमेंट रिसीव हो रही है, तो उसको इंस्टेंटली जो उसी टाइम पे जो है मैसेज आ जाता है कि कितना अमाउंट डेबिट हुआ है या कितना अमाउंट क्रेडिट हुआ है। डिजिटल पेमेंट के कौन कौन से मेथड्स हैं, इसको बताने से पहले मैं एक बार आपको इसका बैकग्राउंड बता दूं कि जो डिजिटल पेमेंट है वो डिजिटल इंडिया का एक इनिशिएटिव है। डिजिटल इंडिया जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, जो कि 1 जुलाई 2015 में स्टार्ट हुआ था। और इसका मेन एम यही था कि जो डिजिटल टेक्नोलॉजीज है, वो जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है इंडिया में, उसको मजबूत करना है। इंटरनेट कनेक्टिविटी को जो है वो स्ट्रॉन्ग करना है। जो हमारे हिली एरियाज है, हमारे रूरल एरियाज है, वहाँ तक हमें जो नेट कनेक्टिविटी है बढ़ानी है, और जो गवर्नमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती है वो डिजिटली लोगों तक पहुँचानी है। एक बार राजीव गांधी जी ने अपनी स्टेटमेंट में कहा था कि सरकार जितना पैसा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करती है, उससे आधा ही उन तक पहुंच पाता है। तो ये जो वीकनेस है, वो इस सिस्टम के थ्रू मुझे लगता है कि काफी हद तक जो गवर्नमेंट है उसको कंट्रोल में कर पाएगी, क्योंकि बीच में जो मिडल मैन होते हैं, जो करप्शन हो जाता है और आम लोगों तक वो पैसा नहीं पहुंच पाता जो गवर्नमेंट उनको सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो इस चीज़ को से भी ये जो डिजिटल इंडिया का जो मुहिम है वो उस चीज़ को भी बढ़ावा देता है। तो अब चलिए हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ डिजिटल पेमेंट के बारे में। तो सबसे पहले हम कार्ड्स के बारे में बात करते हैं। कार्ड्स, जिनको कि प्लास्टिक कार्ड्स भी कहा जाता है, इसमें आ जाते हैं डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। डेबिट कार्ड होते हैं जब आप अपने किसी भी बैंक में अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो बैंक आपको डेबिट कार्ड इशू करता है। इस कार्ड के थ्रू आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, आप शॉपिंग करते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, या आप किसी मॉल में जाते हैं, शॉप में जाते हैं, तो ये इस कार्ड के थ्रू आप इजीली जो है वो पेमेंट कर सकते हैं। डेबिट कार्ड को एटीएम कम डेबिट कार्ड भी कहा जाता है। जब कभी आपको कैश की जरूरत होती है तो जगह जगह पे एटीएम मशीन्स लगी हुई है, आप एटीएम में जाते हैं, इस कार्ड के थ्रू जितनी आपको मनी रिक्वायर्ड है, जितना आपको पैसे की जरूरत है, आप एटीएम से विड्रॉ कर सकते हैं। तो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है इसमें, आपको अपना पिन डालना होता है, उसके बाद ओटीपी आता है। तो इस तरह से काफी सिक्योर होता है डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करना। दूसरा जो है कार्ड, वो है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड बैंक अपने कुछ ही कस्टमर को देती है जो उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस को फुलफिल करते हैं। तो सब लोगों को जो बैंक है वो क्रेडिट कार्ड इशू नहीं करती। क्रेडिट कार्ड अगर मैं को सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो क्रेडिट कार्ड एक तरह का बैंक आपको उधार दे रही है। 30 से 40 दिन की लिमिट होती है, डिपेंड करता है बैंक टू बैंक। तो 30 या 40 दिन के बाद आपने जितना भी कार्ड के थ्रू पेमेंट की है एडवांस में, 30 या 40 दिन के बाद आपको बैंक को वो पैसा जो है वापस करना पड़ता है। अगर आप उस लिमिट के बाद पैसा वापस नहीं करते, मनी बैंक के अकाउंट में नहीं डालते, तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है।
तो महीने का 2.5 से 3% इंटरेस्ट लगता है, और साल का आप मान के चलिए कि 36% जो है इंटरेस्ट जो है बैंक चार्ज करती है इस पे, अगर आप क्रेडिट कार्ड की पेमेंट जो है टाइम पे बैंक को वापस नहीं करते। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड के थ्रू अगर आप मनी विड्रॉ करने की कोशिश करते हैं तो उस पर भी पेनल्टी चार्जेस पड़ते हैं, राइट। तो ये था कार्ड्स। नेक्स्ट जो है वो है यूपीआई। यूपीआई स्टैंड्स फॉर यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। तो ये एक पेमेंट गेटवे है जिसमें इंस्टेंटली जो है एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जो मनी है वो ट्रांसफर हो जाती है। तो यूपीआई की अगर मैं एग्जांपल दूं तो यूपीआई में जैसे पेटीएम है, जी पे है, फोन पे है, अमेजोन पे है, तो ये यूपीआई एनेबल्ड होते हैं। इंडिया में तकरीबन जो इस समय 80% जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रही है, पेमेंट हो रही है, वो यूपीआई के थ्रू हो रही है। नेक्स्ट जो है वो है मोबाइल बैंकिंग। मोबाइल बैंकिंग में भी मोबाइल के थ्रू जो आपके पास मोबाइल है उसके थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हो। मोबाइल कई तरह की एप्लीकेशंस होती है, कई तरह की ऐप होती है, जैसे पेटीएम, जी पे, फोन पे, अमेजोन पे, राइट। इसके अलावा बैंक्स की अपनी जो एप्स होती है, तो इन एप्स के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। तो कई तरह की पेमेंट होती है, जैसे आपको इलेक्ट्रिसिटी पे करनी है तो वो आप इन ऐप के थ्रू पे कर सकते हैं। आपको इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना है, आपको गैस आपने बुक कराई है उसकी पेमेंट करनी है, इसके अलावा आपने मूवी टिकट बुक करनी है, आपने रेलवे टिकट बुक करनी है, अपनी बस की टिकट बुक करनी है, तो ये जितनी भी सर्विसेज है इन मोबाइल ऐप के थ्रू आप इजीली अवेल कर सकते हैं घर बैठे, बिना कहीं आपको जाए। आपको घर बैठे आपको बस ट्रांजैक्शन करनी है, पेमेंट करनी है, और आप ये सर्विसेज आसानी से मोबाइल बैंकिंग के थ्रू अवेल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पेमेंट सिस्टम है वो है डिजिटल वॉलेट। तो जिस तरह से फिजिकल वॉलेट होते हैं, आप अपने पास रखते हैं वॉलेट, उसमें मनी होती है, उसमें कार्ड्स होते हैं, तो इसको आप डिजिटल फॉर्म में भी रख सकते हैं। तो कई ऐप्स ऐसी है जो कि डिजिटल वॉलेट की फैसिलिटीज भी देती है। डिजिटल वॉलेट में क्या होता है कि आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अपना जो मनी है वो रख सकते हैं। इसके अलावा कार्ड्स जो आपके पास होते हैं, डेबिट क्रेडिट कार्ड्स, वो भी डिजिटल फॉर्म में रख सकते हैं। ये दोनों जो होते हैं आपके अकाउंट से कनेक्टेड होते हैं, तो डिजिटल वॉलेट के थ्रू आप आसानी से पेमेंट ट्रांजैक्शंस जो है वो कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि डिजिटल वॉलेट जो है मनी मैनेजमेंट के लिए काफ़ी यूजफुल है। सपोज अगर आपको आपने का बजट है, आपको महीने के 10,000 खर्च करने हैं, तो आप उस डिजिटल वॉलेट में 10,000 डाल दीजिए, और उस वॉलेट के थ्रू अगर आप पेमेंट करते हैं तो एक तरह से आप मैनेज कर पाते हो कि आपको महीने में 10,000 खर्च करना है, तो एक तरह से आप मनी मैनेजमेंट कर पाते हो कि उससे ज्यादा खर्च, जितना वॉलेट में है उतने ही आप स्पेंड करिए, राइट। तो ये है डिजिटल वॉलेट। अगला जो मेथड है वो है सोशल मीडिया पेमेंट्स जो मेथड्स है। इसमें जैसे व्हाट्सएप के थ्रू, देन स्नैपचैट हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक मैसेंजर, तो ये जो सोशल मीडिया साइट्स है ये भी आजकल जो पेमेंट सर्विसेज है ये प्रोवाइड कर रही है। तो इसमें भी आपने देखा होगा कि व्हाट्सएप में आपने देखा होगा कि जहां से आप मैसेज टाइप करते हैं उसके पास ही एक रुपी का साइन बना हुआ है। तो अगर आप इसको प्रेस करेंगे तो आप देखिएगा कि इसके थ्रू भी पेमेंट हो जाती है। तो ये भी एक आजकल सोशल मीडिया के थ्रू पेमेंट चल रही है। अगला जो मेथड है वो है POS टर्मिनल्स, पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल्स। आप मॉल में जाते हैं, आप तो वहाँ पे चेकआउट कॉर्नर्स में जो मशीन लगी होती है उसमें आप जो आपके कार्ड्स हैं उनको उसमें पिन डालते हैं, अपना कार्ड स्वाइप करते हैं। तो इस तरह से आप डिजिटली जो मनी है वो अपनी ट्रांसफर या जो पेमेंट है वो कर सकते हैं। इसके अलावा है इंटरनेट बैंकिंग। इंटरनेट बैंकिंग कई बैंक्स जो हैं, बहुत सारे बैंक्स इंडिया में इंटरनेट बैंकिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं अपने कस्टमर्स को। इसके लिए यूजर नेम, आईडी, पासवर्ड, आपके लॉगिन आईडी पासवर्ड होता है आपके पास, उसके थ्रू आप जैसे नेफ्ट कर सकते हैं, RTGS, IMPS की सर्विसेज। नेफ्ट होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। इसमें क्या होता है कि आप अपने फोन के थ्रू या अपने कंप्यूटर के थ्रू, लैपटॉप के थ्रू जो पेमेंट है एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। इसमें तकरीबन पेमेंट सेटल होने में आधे घंटे का टाइम लगता है। तो ये फैसिलिटीज पहले क्या थी कि ऑफलाइन थी, आपको बैंक में जाना पड़ता था, नेफ्ट जो है फॉर्म फिल करना पड़ता था,
और तब आपका मनी जो थी वो ट्रांसफर होती थी। बट अब ये जो फैसिलिटी है ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही अवेलेबल है और इसमें तकरीबन आधे घंटे में आपकी जो मनी है वो ट्रांसफर हो जाती है। दूसरा जो है आरटीजीएस, दैट इज रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। इसमें क्या है कि इसमें भी नेफ्ट की तरह आप ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हैं मनी एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट तक, इंडिया में कहीं पर भी। बट इसमें है कि इसमें कम से कम 2 लाख की पेमेंट करनी जरूरी है। 2 लाख से नीचे की पेमेंट में आप आरटीजीएस नहीं करा सकते और इसमें विद इन सेकेंड्स आपका जो मनी है वो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है। तो आरटीजीएस जो है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है बैंक। पहले ये ऑफलाइन होता था, अब ऑनलाइन फैसिलिटी भी है। नेक्स्ट जो है वो है IMPS, दैट इज इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज। तो ये भी आरटीजीएस नेफ्ट की तरह इसमें भी हम एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं और इसमें विद इन सेकेंड्स, फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड्स जो मनी है वो ट्रांसफर हो जाती है। बट ये जो फैसिलिटी है ये केवल ऑनलाइन है, आप इसको ऑनलाइन ही कर सकते हैं। ये जितनी भी मैंने आपको बताई है नेफ्ट, आरटीजीएस एंड IMPS इंटरनेट बैंकिंग के जो मेथड है, ये आप कभी भी 24 घंटे 365 दिन अवेल कर सकते हैं, राइट। तो ये थे कुछ मेथड्स, डिजिटल पेमेंट के मेथड्स, जो कि हम जो है वो आसानी से घर बैठे हम ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। कैश कैरी करने की जरूरत नहीं है, बैंक में जाने की हमें जरूरत नहीं है, घर बैठे इजीली हम ये ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे साइबर सिक्योरिटी के बारे में। आजकल आप पढ़ते होंगे न्यूज़पेपर में, न्यूज़ में देखते होंगे कि साइबर जो क्राइम्स है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, कई लोग इसका शिकार हो रहे हैं। तो हम कैसे इससे बच सकते हैं? तो अब मेरे साथ मिस्टर सोमेश पाठक जी हैं जो आपको कुछ टिप्स देंगे जिससे आप इन साइबर क्राइम से अपने आप को बचा सकते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो सोमेश सर आप बताइएगा। धन्यवाद बहुत बहुत मैम। जैसे कि आपने बताया कि डिजिटल पेमेंट टेक्नोलॉजीज कितनी ज़्यादा यूज़फुल हैं आज के ज़माने में, जिस हिसाब से हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है, ग्लोबलाइजेशन का टाइम है, कि आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई कि हमें घर से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी अगर चीज़ हमें परचेज करनी है तो। अब ये सिर्फ जैसे कहते हैं ना कि हर एक कॉइन के 2 पहलू होते हैं, सिर्फ और सिर्फ एडवांटेज नहीं लेके आती है कोई टेक्नोलॉजी, तो उसके साथ एक वल्नरेबल सी चीज़ भी हो जाती है, थ्रेट्स भी बढ़ जाते हैं अगर हम टेक्नोलॉजी को ऑनलाइन हमेशा यूज़ करते हैं तो वैसे ही साइबर सिक्योरिटी के अवेयरनेस के लिए हम बात करेंगे वो इम्पॉर्टेंट क्यों है। जैसे मैम ने बताया कि आजकल आप देख रहे हो कि हर दिन कोई ना कोई न्यूज़ में हर दिन कुछ ना कुछ आता है कि इसके अकाउंट में किसी ने फ़ोन करके बोला कि ऐसा कुछ हो गया और किसी ने लिंक क्लिक किया तो उसके पैसे अकाउंट से चले गए। कई बार ऐसा होता है कि लोग फेक कॉल्स करते हैं, किसी और की आवाज़ बना के बात करते हैं। तो आजकल के ज़माने में ये जान पाना कि कौन सी कॉल की जेन्युइन है या कौन सी फेक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसी के चलते मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय ने अपने नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, जो उनका पोर्टल है वेबसाइट में जो है पोर्टल, उन्होंने कुछ गाइडलाइंस शेयर करी हैं जो कि आप सबको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सबको ऑनलाइन ऐसे ही यूज़ करते रहना, जो कि चलता रहेगा, अब तो अनंत के चलता रहेगा जब तक इंटरनेट है, जो कि रहेगा कुछ सालों तक, काफ़ी सालों तक। तो उसमें क्या बोला गया है, जो साइबर क्राइम रिपोर्टिंग का जो पोर्टल है उसमें कुछ गाइडलाइंस जो दी गई हैं वो इस प्रकार हैं कि आपने पहले तो अपना नेट बैंकिंग का पासवर्ड या अपना ATM का पिन किसी को भी नहीं बताना है, किसी को भी नहीं, ठीक है। अब फैमिली, आप बोलेंगे कि फैमिली को बता सकते हैं नहीं बता सकते हैं, देखिए वही वाली बात हो जाती है कि ट्रस्ट फैक्टर की बात होती है। अगर कोई पिताजी हैं तो अपने बेटे को अगर कुछ बोलेंगे कि ATM से जाके कुछ पैसे निकाल ले तो वो तो बताएंगे ना। तो वही वाली बात है कि आपने कहाँ तक शेयर करनी है, बात ये आपको खुद जाननी होगी कि अपने ATM का पासवर्ड आपने कहाँ तक शेयर करना है। जैसे आप कहीं पर कुछ ट्रांजेक्शन करते हैं तो OTP आता है, 1 टाइम पासवर्ड, तो आपने ऐसे सबके सामने ओपन नहीं करना है अपने फ़ोन को। OTP है 1 टाइम पासवर्ड, आपके खुद की सीक्रेसी के लिए है। आप वो आप उसे इंसर्ट कीजिए और फिर आगे के ट्रांजैक्शन अपना कैरी ऑन कीजिए। जो एक ATM कार्ड के पीछे CVV नंबर होता है, जिसे हम बोलते हैं कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप हो जाता है आपके ऑथेंटिकेशन के लिए कि कार्ड की, वो सिर्फ आपको पता होना चाहिए। और जब आप कार्ड यूज़ करते हैं ऑनलाइन किसी भी पेमेंट के लिए तो आप उसे इंसर्ट करते हैं। आप हमेशा यह ध्यान रखना कि बैंक या कोई भी कंपनी जिससे आप डील कर रहे हैं वो कभी भी आपको फ़ोन करके या मेल करके ये नहीं बोलेगी कि हमें ये पासवर्ड आप हमें बता दीजिए।
ना वो आपसे फ़ोन का पिन मांगेंगे, ना वो ओटीपी बोलेंगे देने के लिए, ना वो सीवीवी नंबर मांगेंगे। अगर ऐसा कोई कॉल करता है तो उसको आप रिपोर्ट कीजिए, या तो आप उस नंबर को स्पैम में डाल दीजिए, ब्लॉक कर दीजिए, या तो आप उस चीज़ को एंटरटेन करना ही बंद कर दीजिए। बिकॉज जो आरबीआई ने डायरेक्शंस दे रखे हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने बताया है कि ऐसा कभी भी नहीं होगा कि वहां से कोई ईमेल आएगा या कोई वहां के एम्प्लॉयज़ या बैंक के एम्प्लॉयज़ आपको बोलेंगे कि मुझे सीवीवी नंबर या बैंक का पासवर्ड चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा कुछ होता है तो आप उसे प्लीज़ अवॉइड कीजिए। तीसरा क्या है कि हमेशा जो आप अपना पासवर्ड बनाते हैं उसे स्ट्रांग बनाइए। सिंपल सा अपना नाम के आगे @123 या किसी शहर का नाम लिख के, क्योंकि बहुत इजी होता है किसी भी हैकर के लिए, किसी भी जो आपका अकाउंट को हैक कर सकता है उसके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा ये जानने के लिए कि आपका पासवर्ड क्या है। फिर आपके अकाउंट की जिम्मेदारी फिर आपकी ही जो होती है वो आपके यहाँ नहीं रह जाएगी। आप अपना बहुत अकाउंट उसके लिए ओपन कर देंगे कि आओ मेरे अकाउंट में छापे मारो और मुझसे पैसे ले जाओ। ठीक है, तो और फिर करना क्या है, पासवर्ड कैसा होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। उसमें अल्फान्यूमेरिक आपके @ कुछ भी आप यूज कर सकते हैं, उसमें नंबर्स भी होने चाहिए, अल्फाबेट्स भी होने चाहिए। बस इतना भी डिफिकल्ट ना हो जाए कि आपको खुद याद ना हो। और उससे आप कहीं पर डिजिटली सेव अगर आप हो सकता है तो ना कीजिए उसको। फिजिकल सेव करेंगे आपको ध्यान रहेगा कि आपने कहाँ पासवर्ड सेव किया हुआ है, सो दैट कि अगर आप भूल भी गए बाय चांस तो आपको याद आ जाएगा। पासवर्ड हमेशा आप चेंज करते रहें। एक ही पासवर्ड को आप सालों साल चलाएंगे तो वो क्या होता है ना कि कई बार अकाउंट की एक्टिविटी ऐसी मैनेज की जाती है ऑनलाइन, जो कर रहा है, जो आपका फ्रॉड कर रहा है, साइबर अटैक्स जो करते हैं, उन्हें कुछ ना कुछ करके पता चली जाता है जब एक ही एक्टिविटी आपकी हो रही होती है। तो इसलिए आरबीआई भी बोलता है कि हमेशा अपना पासवर्ड्स को टाइम टू टाइम आप चेंज करते रहिए। हर 6 महीने में कर दीजिए, हर कुछ महीनों में आप चेंज करते रहिए बेसिकली। फिर क्या है, जैसे आप कहीं अकाउंट में ऑनलाइन जाते हैं, पब्लिक किसी इंटरफेस पे या पब्लिक किसी सिस्टम पे जाते हैं, तो वहां पे आप कीबोर्ड को ना यूज करके जो वर्चुअल कीबोर्ड आपकी स्क्रीन पे खुलता है उसको यूज करें। क्यों ऐसा कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की गाइडलाइंस, क्योंकि क्या होता है ना कि जब आप किसी की को आप प्रेस करते हैं तो आपके जो हाथों के निशान होते हैं, फिंगरप्रिंट्स के निशान, वो कई बार क्या होता है कि वहां पे वो छूट जाते हैं और हैकर को यहीं पर आपका मिल जाएगा वीक पॉइंट, या तो जो वहां पे आप काम कर रहे हैं, क्योंकि आप भरोसा नहीं कर सकते ना किसी पे भी। अगर उन्हें पता चल गया कि आपने ये चीजें एंटर करी हैं, बस उनको सिर्फ आपका कार्ड का एक्सेस चाहिए और वो मिस यूज कर सकते हैं आपके अकाउंट को। ठीक है, तो वर्चुअल कीबोर्ड जो होता है, जो आपके फोन में खुलेगा या आपके जो स्क्रीन में आएगा, उसे आप यूज कर सकते हैं अपने माउस की हेल्प से। ठीक है, कभी भी ये आप नोट कीजिएगा। वैसे तो बहुत मुश्किल होता है इसे मैनेज करना, बट कोई भी अगर आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो उसके लिए पब्लिक वाईफाई का यूसेज जितना कम से कम हो उतना कम यूज करें। पब्लिक कंप्यूटर को उतना कम से कम यूज करें, क्योंकि आपका डेटा हमेशा कहीं ना कहीं स्टोर हो रहा होता है। ठीक है, कुछ ना कुछ आपके ऐसे इंस्टॉल करे होते हैं जिसे हम की लॉगर्स बोलते हैं, कि आपने कौन सी की प्रेस करी है उसकी इन्फॉर्मेशन वहां पे स्टोर हो जाती है। तो ऐसा नहीं कह रहे हैं कि हमेशा ऐसा होगा, बट जनरली आज के टाइम पे जो जिस तरीके से फ्रॉड हो रहे हैं और जिस तरीके से न्यूज़ आ रही हैं डेली, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जब आप कर रहे हैं, किसी को पैसे भेजना हो या फिर किसी से पैसे लेना, आप ट्राई करें कि उसको अपने पर्सनल मोबाइल फ़ोन से या अपने पर्सनल वाईफाई से या अपने पर्सनल इंटरनेट से उसे आप करें, और अपने खुद के पर्सनल अगर आप कंप्यूटर से यूज़ करेंगे तो आप उतना ही सेफ रहेंगे। ठीक है, हमेशा अगर आप अपना कोई बैंकिंग पोर्टल खोलते हैं, नेट बैंकिंग के लिए आपने खोला है, तो उसको हमेशा लॉग ऑफ करें। अगर आप सीधे उसको क्रॉस बटन कर देंगे तो दोबारा से अगर कोई उसे ओपन करेगा तो वहीं से ओपन होगा। ठीक है, कई बार ऐसा देखा गया है कि अगर आप किसी ने कोई पोर्टल खोला गया है, कोई किसी भी वेबसाइट का खोला है, अगर आपने अपना IRCTC का कोई अकाउंट खोला है या फोन पे का ही अगर आपने खोल दिया लैपटॉप पे या फोन पे, तो आपने उसे लॉग ऑफ नहीं करा, अगर आपको यूज नहीं करना है तो जब आप ऐसा नहीं करते हो तो अपने आपको खुद आप वल्नरेबल बना रहे होते हो कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन फ्रॉड आपके साथ हो जाए। ठीक है, और बाय चांस अगर आप कोई पब्लिक कंप्यूटर यूज भी करते हो, तो हमेशा आप ध्यान रखो कि जो आपने ब्राउज किया गया है, आपके द्वारा जो चीज़ ब्राउज की गई है, कोई भी वेबसाइट या अगर आप इंटरनेट एक्सप्लोरर में कुछ भी आप देख रहे थे जहाँ पे आपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन किया है, तो आप ध्यान से उसको डिलीट कर दें। ठीक है, कोई आपकी बैंकिंग की जो एक्टिविटी है वो ऑनलाइन स्टोर न रहे बस। फिर क्या है कि जब आप किसी अकाउंट को आप ओपन करते हैं, जो अब आपकी बैंक अकाउंट है, सपोज नेट बैंकिंग आप कर रहे हैं, फोन में आपने खोला है, लैपटॉप पे आपने खोला है, तो उसमें आप लगातार चेक करते रहें कि कोई उसमें अनएक्सपेक्टेड ट्रांजैक्शन तो नहीं है, मतलब आपने कुछ नहीं किया फिर भी कुछ ना कुछ पैसा आ रहा है या जा रहा है। तो ऐसा अगर है तो आप उसको प्लीज रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि कई बार पैसा आता भी है तो आप खुश हो जाते हैं कि पैसा आ गया, बट वो अपने साथ कई बार कुछ लिंक्स को लेके, कुछ वायरस को लेके भी आता है। जब आपको लगता है आप खुश हो रहे होते हैं कि पैसा आ गया,
उतने ही उसी कुछ सेकंड्स में आपके सारे पैसे जा भी सकते हैं। हमेशा अपने बैंक का कस्टमर केयर नंबर आपके पास होना चाहिए कि सो दैट कि अगर आप कुछ भी ऐसा कुछ आपके साथ फ्रॉड होता है तो आप सीधे बैंक को बोल के आप अपना कार्ड ब्लॉक करा सकते हैं। क्रेडिट कार्ड में कुछ हुआ तो आप उसे ब्लॉक करा सकते हैं या रिपोर्ट कर सकते हैं कि सो दैट कि अगर बाय चांस आपके नाम पे कोई फ्रॉड हुआ है तो एटलीस्ट आप पुलिस स्टेशन में या फिर कोई अगर ऐसा कुछ होता तो हम बता सकें कि आपके पास प्रूफ हो जाएगा कि मैंने तो अपना अकाउंट बंद करा लिया था, कि मैं अगर ये कुछ मेरे अकाउंट से या मेरे नाम से कुछ फ्रॉड हुआ है तो वो मैं नहीं हूँ, क्योंकि आपने तो अपने अकाउंट अपने जो प्रॉब्लम है उसको आपने शेयर कर दिया ना कंसर्न डिपार्टमेंट से। दूसरा चीज़ ही क्या है कि बहुत इजी होता है आजकल कि कोई भी साइबर जो एक्सपर्ट होता है, क्राइम एक्सपर्ट होता है, वो क्या करेगा, आपको फ़ोन पे, व्हाट्सएप पे, मैसेजेस पे या फिर ईमेल पे एक ऐसा मेल देगा जिससे पढ़ के आप बोलेंगे कि इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। इतना बढ़िया उसमें लिखा होगा, इंग्लिश में, हिंदी में, जैसा भी आप आपकी जो लैंग्वेज हो उसमें वैसे लिखा जाएगा, क्योंकि उनको आजकल जो फ्रॉड कर रहे हैं उनको इतना कुछ पता है आपके अकाउंट के बारे में। बस एक थोड़ी सी एक डरी होती है कि आपसे उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए जो कि आप कई बार बहकावे में आके दे देते हैं। किसी भी लिंक को, जो भी लिंक आपको दिख रहा है ईमेल पे या फिर आपको मैसेज आया, आपको लग रहा हो कि बहुत ही जेन्युइन है, बहुत ही ओरिजिनल है, आप उसे क्लिक मत कीजिए। कई बार क्या होगा कि आप उसे क्लिक करेंगे और इंटरनेट में ही आप कोई ऐसी वेबसाइट पे आप चले जाएंगे जहां पे आपका डेटा एक सेकंड में शेयर हो जाएगा, फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हमेशा ये बोला गया है, आरबीआई भी बोलता है कि आप अपना कोई भी लिंक जो आपको दिया जाता है उससे आप क्लिक मत कीजिए अनलेस आप उस वेबसाइट को जानते हो या फिर आप उस कंपनी या फिर उसी डीलरशिप जो भी आप कर रहे हो उसको आप जानते हो कि हाँ मैं तो जानता हूँ, मैंने यहाँ इससे पहले भी इससे कुछ मंगाया है। इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे इंस्टाग्राम आजकल क्या है, व्हाट्सएप में क्या है, टेलीग्राम में बहुत बहुत सारे लिंक्स शेयर होते हैं कि आप यहाँ से शॉपिंग करो, आपको इतना % डिस्काउंट मिलता है। और इंस्टाग्राम में भी आप देखेंगे कि कोई 10,000 की चीज़ें आपको 2,000 में मिल रही है, तो आप इस खुश हो जाते हो कि इतनी महंगी चीज़ मुझे सही मिल रही है। आपने क्लिक किया, पेमेंट कर दिया और वो वेबसाइट एक सेकंड में गायब हो गई, इंस्टाग्राम से ही वो गायब हो गई क्योंकि उसको आपका पैसा मिल गया। ऐसे करके उसने बहुत लोगों को चूना लगाया और पैसे लेके वो फरार हो गया। फिर आप इसको रिपोर्ट भी नहीं कर पाएंगे, क्यों? क्योंकि वो तो अकाउंट एग्जिस्ट ही नहीं करता है इंस्टाग्राम पे, वो आया था बेवकूफ़ बनाने के लिए, बना के चला गया। ठीक है, फिर क्या है कि जब भी आप अकाउंट अपना ओपन करते हैं किसी बैंक में तो वो आपको अपना डॉक्यूमेंट्स जो देते हैं उसमें डेबिट कार्ड अगर आपने अप्लाई किया तो मिलेगा, क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया तो मिलेगा। हमेशा आप इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि जो आपको जिस पैकेट में वो दिया जाता है वो हल्का सा भी फटा ना हो। अगर वो आपको लगता है कि थोड़ा सा भी वो पैकेज है वो प्रॉपर तरीके से सील नहीं हो रखा तो आप उसको उसी समय तुरंत वापस कर दीजिए। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि जो बैंक में एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो उनके जान पहचान वाले भी ऐसा होते हैं कि अकाउंट वो जो आपको जो दिया जा रहा है सील पैक, जो आपको डॉक्यूमेंट दिए जा रहे हैं उनके साथ टैंपरिंग हो रखी होती है। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि आपके डिटेल्स, आपका सीवीवी नंबर, कई बार एटीएम का पिन जो आपको शुरुआत में मिलता है आपको चेंज करना होता है, वो उन्हें पता चल जाता है। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ होता है तो सीधे उस बैंक को आप रिपोर्ट कीजिए कि ये चीज़ सील नहीं है तो मैं इसको नहीं ले पाऊंगा, वो आपको दोबारा से देंगे। हमेशा आप ये ध्यान रखिए कि जब भी आपको कोई पिन आपको कोई रिसीव कोई कॉल आता है बैंक से, वो कहते हैं कि आपको अपना पिन चेंज करना है। ठीक है, तो आप उनको मत बताइए कि आप हाँ मेरा पिन चेंज कर दीजिए। आप बैंक जाइए या फिर ऑनलाइन खुद भी अपनी उस बैंक की वेबसाइट में जाके खुद से अपना पिन चेंज कीजिए। अगर आपने किसी को अथॉरिटी दे दी कि मेरा पिन चेंज कर दो, तो मतलब आपने उसको अथॉरिटी दे दी कि मेरे अकाउंट से आप पैसे निकाल लो। ठीक है, हमेशा आप ये भी ध्यान रखें, जैसे मैम बता रही थी कि जो पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल्स होते हैं जहाँ पे आप मॉल में जाते हो और अपने कुछ शॉपिंग करते हो तो आप उनको ना कार्ड दे देते हो। कई बार क्या होता है कि कार्ड में स्वाइप का ऑप्शन होता है, कई बार आप उसको टैप करते हो, तो वो थोड़ा रिस्की है तो अब आज के टाइम पे है सोल्यूशन, लोग करना चाहते हैं कि उनको जितना कम से कम लेबर लगे, कम से कम टाइम लगे उनका। बट हमेशा आप ट्राई करना कि जो आप एटीएम वो आप उनको दे रहे हो, आप जो मशीन है उसको आप खुद से उसमें आप पासवर्ड डालें, उसमें आप जो वहाँ पे सेल्समैन है आप उसको ना दें, तो वो भी एक तरीके से रिस्क ही है। अगर आप खुद से करेंगे तो आप एटलीस्ट खुद से श्योर हो जाएंगे कि हाँ मैंने पासवर्ड डाला था और मैं श्योर हूँ कि वो किसी के पास नहीं गया। ठीक है, और जब भी आप एटीएम की लाइन में खड़े होते हैं, पीछे आप देखिए कि आपके पीछे लोग खड़े होंगे, ज़्यादा पास ना खड़े हों। और कई बार क्या होता है कि आपका अकाउंट ट्रांजैक्शन नहीं हुआ 2 मिनट, कई बार एटीएम वीक वो हो जाते हैं, लेजी हो जाते हैं, काफ़ी टाइम से चल रहे होते हैं, तो उनमें क्या होता है कि बहुत लेट आता है पैसा। थोड़ा वेट कीजिए, ट्रांजैक्शन जब तक आवाज़ आती है उसमें
मशीन में आवाज़ आती है तब तक आप वेट कीजिए। ये नहीं कि आपने सीधा पैसा बटन दबाया, पैसा नहीं आया और आप चले गए। तो कई बार क्या होता है, आपके जाने के बाद पैसा आ जाते हैं 2 मिनट वेट करने के बाद, तो पीछे जो आपका बंदा खड़ा है वो पैसे लेके जा रहे, फिर आप नहीं कंप्लेन कर सकते कि मेरा वो पैसा वो लेके चला गया, बिकॉज आप वहां पे नहीं अवेयर थे या आपने खुद पे ध्यान नहीं दिया कि मुझे 2 मिनट और वेट करना चाहिए था, मैं वेट करूंगा, नहीं मिलेगा तो ठीक है, मिलेगा तो मैं उसको लेके चला जाऊंगा। ठीक है। हमेशा आप अपना पर्सनल नंबर रजिस्टर कीजिए अपने बैंक में, जिससे मोबाइल की नोटिफिकेशन आएंगी आपको। कुछ भी अगर अकाउंट में अनऑफिशियल एक्टिविटी होती है जो आपने नहीं की है, तो उसका मैसेज या मेल आपको एट सडन उस इंस्टेंट पे ही आपको आ जाता है। अगर आपको लगता है कि आपने लॉगिन नहीं किया अपने अकाउंट में बट फिर भी कोई एक्टिविटी शो कर रहा है, तो सीधे आप अकाउंट में उसको आप रिपोर्ट कीजिए बैंक में, और वो चीज़ फिर वो उनके हाथ में है कि आप एटलीस्ट रिपोर्ट किया था आपने, वो आप चेक कर रहे हैं। ठीक है। हमेशा आप अपने, जैसे भी बात हुई कि अपनी आंखें खुली देखिए, कान खुले देखिए कि जो आप एटीएम में आप एंटर कर रहे हैं कि वो आपसे एकदम पास चिपक के तो नहीं खड़ा हुआ, वो आपके एटीएम का पासवर्ड देख तो नहीं रहा। ठीक है। तो हमेशा ये पिन जो है काफ़ी सीक्रेट चीज़ है कि अगर आपका पिन पता चल जाता है तो किसी को, फिर आप अपने अकाउंट को वल्नरेबल बनाते हो कि आप अपने अकाउंट, फिर आप ये नहीं कह सकते हो बार बार कि मैंने तो किसी को दिखाया नहीं, आपने दिखाया था। जो आपके पीछे आपके आसपास लोग खड़े थे, आपने उनको अपना पासवर्ड दिखाया था। कई बार आप बोल बोल के पासवर्ड, फोन में आप होते हो तो आप किसी को बोल बोल के पासवर्ड बताते हो, ये भी नहीं करना है। ठीक है। आपके पैसों की जिम्मेदारी आपकी खुद की होती है। आरबीआई ने तो और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने तो आपको डायरेक्शंस दे दिए, अब फॉलो करना अपने पैसे की जिम्मेदारी बचाने की आपकी खुद की है। तो इसी के साथ हम अब साइबर जो हमने बात की, सिक्योरिटी थ्रेट्स की बात की, और जो मैम ने बताया कि किस किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं और किस किस तरीके से उसे बच सकते हैं, हमने उससे बात करी। तो इस सेशन के लिए आप सभी का धन्यवाद, सुनने वालों का, सभी श्रोताओं का। तो हम इसी सीरीज में आगे बढ़ते रहेंगे, आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।